मतलब हमारे बचपन में शायद इस हद तक अच्छे इदारे ना थे, हम्म। लेकिन उस वक्त भी मैं कहूँगा कि स्कूलिंग के बाद अगर इंसान इंसान नहीं बनता या बंदा एक इंसान हम्म। अच्छा नहीं बन पाता, तो बेशक आप उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दें, उसको जो मर्जी जहाँ मर्जी पढ़ा दें। उस शहादत के लिए जो मेरे अंकल अफसर थे आर्मी में, मेजर साहब, उन्होंने कहा कि बेटा आप इंटरमीडिएट में इतने नंबर लेके आ जाओ, तो मैं आपको आर्मी में अफसर के लिए वो इन्वायरमेंट बना दूंगा, तो आप आर्मी में अफसर बन जाओगे। तो सारी जिंदगी ये वर्ड्स हैं उनके। मेरा ख्याल जब बंदा मैट्रिक पास करता है या इंटरमीडिएट में होता है, तो उस वक्त इतने डीप जो वर्ड्स हैं विकेबलरी के नहीं पता होता शायद। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और आप हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ को लाजमी देख रहे होंगे। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब माई न्यू टेक्स, इसको भी आप लाजमी सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने कीमती फीडबैक से भी हमें आगाह करते रहें। हमने पॉडकास्ट की एक सीरीज़ का आगाज़ किया था, उसी सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे कि ग्रेट गेम क्या होती है। भारत की जानिब से और इसराइल की जानिब से ग्रेट गेम की बातें सामने आई हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और कई सालों से इसकी प्लानिंग भी की जा रही है। ग्रेट गेम क्या होती है नाजरीन? जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर नहत्ते, वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उन पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, ये भी एक ग्रेट गेम है भारत की। जैसे फ़लस्तीनियों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, ये भी एक ग्रेट गेम है। ग्रेट गेम दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगी, इस पर बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान ऐसी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा भी हैं, उसके साथ वो माहिर कानून दान भी हैं और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। कैसर हारून तूर साहब, वेलकम सर, कैसे हैं? आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया वकार भाई, जी जी। बहुत मेहरबानी, आपने आज मौका दिया इतने अहम इशू पे मुझे जी बात जी। करने का। तो कैसर साहब, टॉपिक पर जाने से पहले कुछ आपके बारे, नाजरीन हमारी जो ऑडियंस है, हमें देख रही है, सामीन है, वो देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि आपका जो पॉलिटिक्स का सफ़र था या आपकी जो स्ट्रगल थी, ये किस तरह आपने इसका आगाज़ किया। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आपने जो अपनी अर्ली लाइफ थी या अपनी इब्तदाई ज़िंदगी थी, उसके बारे में हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल वकार भाई, बहुत शुक्रिया। अर्ली लाइफ जिस तरह आम हम नॉर्मल पाकिस्तानी हैं, जी इस जी। हवाले से अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरी जो स्कूलिंग है वो हम्म। इनिशली तो जिसको आजकल हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं, हम्म। उस वक्त 80s से पहले 79 की मेरी बर्थ है, हम्म। और 79 के बाद फिर 80s में, अर्ली 80s में जो भी इस वक्त स्कूलिंग अवेलेबल थी हमारे इधर तानने वाला में, जी जी। तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल से आगाज़ हुआ तालीम का, और फिर यही इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू मीडियम। सर, यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके जो बोलने का अंदाज़ है वो हमारे जो एक दफ़ा पहले भी आपके साथ हमने एक प्रोग्राम किया, नाजरीन को बड़ा पसंद आया। आपका चूँकि तल्लक फैसलाबाद से, जी जी। फैसलाबादी तो ऐसे नहीं गुफ्तगू करते जैसे आप बोलते, इसकी क्या वजह है? असल और आपका फिर चूँकि जो आबाई इलाका है वो तांदले वाला है, जी जी तो वो रावी की बेल्ट है, वहाँ पे तो पंजाबी वो कल्चर और वो कहते हैं ना कि रावी की एक वो सकाफत है पंजाबी बोलना, जी जी। लेकिन आपका अंदाज़े गुफ्तगू नहीं मैच होता, क्या वजह है? असल में ये एक्सेंट जो है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। हुँ। मतलब जो स्टाइल है बातें करने का आपकी, नो डाउट जो स्कूलिंग होती है या ग्रूमिंग होती है, जो जी। इनिशियली आप किस इदारे में पढ़ रहे हैं, आपका ब्रॉटअप किस फैमिली से है, जी, जी। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। दैट्स लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि ये जो एक्सेंट है ये खुदादाद सलाहियत होती है। हुँ। मिसाल के तौर पे चूंकि फिर लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, तो मैं कहूँगा कि मैं फिर रेडियो वाली साइड पे भी चला गया, हुँ। टेलीविज़न वाली साइड पे भी चला गया, तो ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। हुँ। मतलब उससे पहले जो एक्सेंट है वो शुरू से ही एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, और बच्चे को शुरू से ही उसके टीचर्स जो है वो बताते हैं कि जी बेटा आप उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हो, या आप इंग्लिश के अगर वर्ड यूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छे हैं। सर, कुछ लोग अपनी ज़हानत का स्टैंडर्ड समझते हैं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं तो आप में बड़े, आप कह सकते हैं कि ज़हीन हैं। अगर आपने उर्दू मीडियम पढ़ा है तो लोग उसको वो ज़हानत की उस कैटेगरी में शुमार नहीं करते। आप चूँकि बतौर इंग्लिश मीडियम स्कूल से आपने भी पढ़ा है, इसमें आप कोई फ़र्क समझते हैं? तो मैं एक बात, सच्ची बात तो ये है कि अब बहुत हुँ। अच्छे अच्छे इदारे इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। जी, जी। मतलब हमारे बचपन में शायद इस हद तक अच्छे इदारे ना थे, हुँ। लेकिन उस वक्त भी मैं कहूँगा कि स्कूलिंग के बाद अगर इंसान इंसान नहीं बनता या बंदा एक हुँ। इंसान अच्छा नहीं बन पाता, तो बेशक आप
उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दें, उसको जो मर्जी जहाँ मर्जी पढ़ा यानी दें। इंसान की अपनी एबिलिटीज जी, अगर वो खुद से वो अपने ऊपर लागू नहीं करता या उसके जो टीचर्स हैं वो उसको म्यारी तालीम नहीं दे सकते, जो भी फैकल्टी है उस स्कूल की, वो उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उसका कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपनी कोई लाइफ का ऐसा वाकया हमें बताएंगे जब कभी आपने ज़िंदगी में सोचने का मौका, इंसान अक्सर सोचता है ना अपनी लाइफ के बारे, जो पास्ट का ज़माना होता है उसके बारे, कोई ऐसी आपकी नाकामी जिसके ऊपर आप सोचते हो कि बड़ा आपको दुख पहुंचे, और ऐसी कामयाबी जिससे आप खुशी महसूस करते और कहते हैं कि ये एक गोल्डन लम्हा था मेरी लाइफ में? देखें जी, मैं एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी मेरे सामने। जैसे मैं मैट्रिक हुआ, स्कूलिंग का जवाब मेरा दरमियान में रह गया, तो स्कूलिंग मेरी नॉर्मल है। अच्छा। मतलब तांदलेवाला में जो मेरा पहला स्कूल था इंग्लिश मीडियम का, लिटिल स्कॉलर्स, वो स्कूल था उस वक्त। शायद बहुत सारे लोग अब नाजरीन में से भी उस स्कूल से पढ़े हों। तो लिटिल स्कॉलर्स जो है ये मंदिर चौक के करीब ही वाक़या था, तांदलेवाला में। अच्छा। तो वहाँ से मेरी क्लास थी, पहली क्लास थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर हमारा एक अपना इदारा था, मेरे अंकल है उनका, ब्राइट फ्यूचर स्कूल। तो फिर मैंने वहाँ स्विच हो गया। फैसलाबाद में काफ़ी स्कूल का चर्चा भी रहा है अपने। तो ये फिर उसके बाद मैं अपना जो गांव का प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी पढ़ता रहा। तो प्राइमरी स्कूल जो नॉर्मल है वहाँ से 4th और 5th के बाद फिर जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर भी तालीम हासिल की है। तो मैट्रिक मैंने MCI स्कूल तांदलेवाला से किया। अच्छा। तो मैट्रिक में अच्छे नंबर्स आए। कहते हैं कि ये MC की 100 साल तारीख है, ये जो तांदलेवाला का एक स्कूल है। जी, ये बहुत पुराना इदारा है और यहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ से होकर निकली हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इदारा है। तो MCI स्कूल से मैट्रिक करने के बाद, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि जी आपका कोई ऐसा वाकया ऐसा हुआ कि मुझे शौक था आर्मी में जाने का। अच्छा। मुझे शौक था मिलिट्री का अफसर बनने का। तो अब मेरे 2 अंकल, एक अंकल मेरे आर्मी में अफसर थे और दूसरे अंकल मेरे जिम्मेदार थे, चौधरी आदमी थे। अब उन दोनों का एक जगह पे ये क्लैश हो गया आफ्टर माय इंटरमीडिएट कि ये बच्चा आर्मी में अफसर बनेगा, अच्छा, या फिर ये कोई और काम करेगा। तो अब जब मेरा भी इंटरेस्ट आर्मी में जाने का था, मैं भी अपनी सरहदों पर अपनी कौम की खिदमत करना चाहता था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे शौक था बचपन से कि मैं शहीद हूँ, अपने वतन पे अपना खून जो है वो मैं पेश करूँ। उस शहादत के लिए जो मेरे अंकल अफसर थे आर्मी में, मेजर साहब, उन्होंने कहा कि बेटा आप इंटरमीडिएट में इतने नंबर लेके आ जाओ तो मैं आपको आर्मी में अफसर के लिए वो एनवायरनमेंट बना दूंगा, तो आप आर्मी में अफसर बन जाओगे। तो सारी ज़िंदगी ये वर्ड्स हैं उनके। मेरा ख्याल जब बंदा मैट्रिक पास करता है या इंटरमीडिएट में होता है तो उस वक्त इतने डीप जो वर्ड्स हैं विकेबलरी के नहीं पता होता शायद। जी। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि वॉलंटियरली सारी ज़िंदगी आप बॉर्डर पे सर्व करना। तो मेरा भी यही ख्वाब था। लेकिन हमारा समाज, रावी की जो बात कर रहे हैं, दूसरे मेरे अंकल चौधरी साहब थे, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, वो वफात पा चुके हैं, चौधरी मकसूद अहमद। तो वो चाहते थे कि मैं या पुलिस अफसर बनूं या एक वकील बनूं। तो चूंकि वो पावरफुल थे, बड़े भी थे और मजबूत भी थे, वैसे तो दोनों भाई हैं, वो कामयाब हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैंने कहा फिर पुलिस डिपार्टमेंट वाली लाइन मैंने सिलेक्ट नहीं की, तो मैंने कहा चलें जी लॉ वाला फील्ड जो है वो चुन लेते हैं। तो लॉ वाला फील्ड चुनना मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। मतलब देखें, सर्विसेज, नो डाउट कि ये भी सर्विसेज ही हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं मिलिट्री वाली साइड पे चला जाता तो मैं अपने माइंड के मुताबिक जो मैं चाह रहा था वो कर पाता। लेकिन ये फील्ड चूंकि मुझे उस मामू जो मेरे अंकल थे उनकी चॉइस पे मुझे चूज करना पड़ी, उनकी खातिर मुझे चूज करना पड़ी, ये कुर्बानी थी मेरी। अच्छा, ये मेरा एक, इसमें दोनों पहलू आपके आ गए। जी बिल्कुल। तो कैसर साहब, अब हम ज़रा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे नाजरीन देख रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक था कि कश्मीर कास, जी बिल्कुल, ये क्या है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, और ग्रेट भारत का जो ख्वाब देखा जा रहा है। मोदी साहब कहते हैं कि हम ग्रेटर भारत का एक विजन लेके आगे चले हुए, और वो कहते हैं कि चंद सालों के बाद हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। जी। जैसे इसराइल कहता है कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब, इंशाल्लाह ये वो कहते हैं कि जी हम इसको पूरा करेंगे, यानी वो कहते हैं कि हमारा
ये एक नज़रिया है, एक मंशूर है। तो आप क्या समझते हैं कि जो कश्मीर काज़ था, क्या वो दफन कर दिया गया है हमारे बिहाफ पे, हमारी जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, कि हम कहते थे कि हम लेके रहेंगे कश्मीर? जी तो जी। आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है हमारी तरफ से? देखें जी, सबसे बड़ा इशू हमारे जो पॉलिटिकल जिसको हम कहते हैं कि अनस्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स हमारी कभी भी जो है वो स्टेबल नहीं हुई, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से सिर्फ एक कश्मीर काज नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज थे हमारे वो दब के रह गए। तो होता ये है कि कोई भी जो जिसको हम कहते हैं कि जो हुक्मरान पार्टी आती है वो किस तरीके से आ रही है, वो कैसे आ रही है, वो मुसल्लत होती है या इलेक्ट होके आती है या फिर उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो जैसे भी वो आती है उसका आना और उसका रुकना और जो इंटरनेशनल प्रेशर है, ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। तो आप क्या नहीं समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने यूएनओ के अंदर कश्मीर के ऊपर बड़ा सख्त स्टांस लिया था। जी जी बिल्कुल। उसके बाद अगर आप इमरान खान की बात कर लें, उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की थी। तो जिस आदमी ने कश्मीर काज को हाईलाइट किया था, इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक और भी मजहबी जमात के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, जी बिल्कुल, उनको भी अगर आप देख लें कि जिन्होंने इस इशू के ऊपर बात की थी, या तो उनको तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया, या उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, या उनको घरों में नज़र बंद कर दिया गया। आप क्या आपने जैसे कहा कि हमारे ऊपर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होता है, जी जी। क्या हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है? क्योंकि अवाम तो इनको वोट देते हैं और कश्मीर काज के ऊपर हमारे हुक्मरान तकारीर भी करते हैं, वोट भी लेते हैं, मंशूर का हिस्सा होते हैं। तो क्या कोई जमात के अंदर विजन नहीं है कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर का मुकदमा लड़ सके? देखिए जी, कश्मीर हमारी शारग है। कश्मीर वो हिस्सा है पाकिस्तान का कि जिसके बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। अगर वो आपने अक्सर दुकानों पे लिखा हुआ पढ़ा होगा, जो हमारी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, वहाँ पे लिखा होता है कि आज़ादी कश्मीर के अगले दिन उधार मिलेगा आपको, या आज़ादी कश्मीर तक उधार बंद है। अब ये हमारी वो जो पॉलिसी है, जो कश्मीर काज है, उसको समझ लें कि सब लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो खत्म होगी। मतलब वो दुकानदार ये लिखना चाहता है कि मैं आपको उधार नहीं दूंगा, उसने लिख दिया कि आज़ादी कश्मीर तक उधार बंद है, यानी वो उम्मीदें उनको नजर नहीं आने कर दी गई। अब ये होता क्या है, अब जितने भी लीडर्स थे हमारे, जितने लोगों ने भी कश्मीर काज को फ्रंट पे लाने की कोशिश की, उनको बिहाइंड द सीन कर दिया गया। अब हाफिज सईद साहब की आपने बात की है, तो एक लंबी जिद्दोजहद है कश्मीरियों की हक़े खुद इरादियत की, जो जंग उन्होंने लड़ी, और कितने वसाइल हमारे इस्तेमाल होते हैं या कितनी मेहनत होती है। तो वो हमारा जो मैटर है कश्मीर की आज़ादी का, उसको सिर्फ हमने हुकूमती लेवल पर 5 फरवरी तक जो है वो महदूद कर दिया। अब 5 फरवरी को जिस तरह के माजी की कुछ हुकूमतें सॉलिडेटरी के लिए, इजहार यकजहती के लिए, उन्होंने माजी में कुछ ऐसे चंद सेकंड की खामोशी या चंद मिनट की खामोशी करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने 5 फरवरी को कश्मीर डे बनाकर अपने ज़िम्मे, जो उनके ज़िम्मे फ़र्ज़ था कश्मीर की आज़ादी का, निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म बर्बरियत भारत की है, उससे रूगर्दानी कर ली, सिर्फ 5 फरवरी को कश्मीर डे बना। आप क्या नहीं समझते कि जब वहाँ पे रैलीज होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, हज़ारों की तादाद में नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजियाँ हार चुके हैं, शहादतें हुई हैं, वो पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, जब गोली लगती है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे होते हैं। आप उनकी तहरीक आज़ादी के कायदीन को देख लें, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या हम बतौर कौम, बतौर हुकूमत, बतौर मुल्क उनके खून से गद्दारी नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, हज़ारों नहीं है जी बिल्कुल है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन बेचारे लोगों का, अगर आज वो लोग मुतफिका तौर पे इंडिया के साथ शामिल हो जाते हैं, अगर जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ शामिल हो जाता है, तो क्या ख्याल है, इंडिया और जो मकबूजा कश्मीर है उसका मामला तो खत्म हो गया। जो ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर है, वो अगर इंडिया को मिल जाता है, या जो पोर्शन वो मांगते हैं हमसे, हमारा कश्मीर भी वो मांगते हैं। अच्छा, जो हमारा आजाद कश्मीर है वो कहते हैं कि ये भी हमारा है, तो वो तो पंजाब को भी मांगते हैं। इंडिया तो बहुत कुछ मांगता है। अब इंडिया को जो थ्रेट्स पाकिस्तान से थे या हैं, या जो हमारी
वो जमातें, सियासी जमातें या दीगर हमारी मजहबी जमातें जिनकी तरफ से थ्रेट्स हैं इंडिया को, तो इंडिया तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा टेक्निकली प्ले करता है। हमारे सियासतदानों को पता नहीं कब अक्ल आएगी, कब ये ख्वाब गफलत से बेदार होंगे और ये अपनी हक़ खुद इरादियत की जंग, ये कश्मीरी भाई जो हमारे हैं वो हमारी जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान का है। किसी एक जमात की कुर्बानियाँ देने से, किसी एक जमात के लहू लुहान होने से, किसी एक शख्सियत के लहू लुहान होने से हमें कश्मीर नहीं मिल रहा। तो चाहिए तो ये था कि पूरी लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होके हमें जो हक़ खुद इरादियत है उसकी जंग को मजबूती से लड़ना था। हमें कश्मीर काज को पूरी दुनिया में, यूएनओ में, पूरी दुनिया में, हर प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी मंदूब हैं, हमारे जितने भी हमारे लोग जो खारजी उमूर में काम करते हैं, वजारत खारजा के जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब को पूरी दुनिया में अपने कश्मीर काज को उजागर करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से हम उन कश्मीरियों की खून से भी गद्दारी करते हैं जो हमारी जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अभी मौजूदा नून लीग की हुकूमत है, अगर आप इनका पिछला टर्न्योर निकालें जो 2018 वाला है, 2013 का और 18 तक था इनका इक़्तिदार, 18 के बाद तो पीटीआई आ गई। 13 से 18 के दरमियान मोदी साहब और नवाज शरीफ के बड़े करीबी रिलेशनशिप थे, शादियों पे आना जाना था, तहाइफ एक दूसरे को दे रहे थे। एक तरफ तो मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब अभी रिसेंट कहते थे कश्मीर डे पे कि हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके हकूक़ लेंगे। क्या ये दोगली पुलिसी नहीं है? वो कहते हैं कि दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो कश्मीर इशू के ऊपर पूरी कौम और लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, या कश्मीरी अवाम को जो हमने धोखा दिया हुआ है, उनके साथ हमने गद्दारी बेसिकली खून से की है, उन माओ बहनों बेटियों से जिन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी कि हम आज तक कश्मीर इशू को दुनिया के सामने सही तरह से हम उसको नहीं नुमाया कर सके। खुला, इसको मैं कहूँगा कि ये खुली गद्दारी है। ये जो हमारे बुनियादी हमारे मकासद हैं, ये उनसे रूगर्दानी है। अब देखना ये है कि सियासी अहदाफ को पूरा करने के लिए बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी मनमर्जी के फैसले करते हैं, अपनी मनमर्जी के बेनिफिट्स लेते हैं, और हमारे जो कौमी मामलात हैं, कश्मीर हमारा एक कौमी इशू है। भुट्टो साहब ने कहा था कि ये हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जब इंडिया ने कब्जा किया, उस बाद भुट्टो साहब की अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो वो तो यूएनओ में कहते थे ये हमारे दिल का टुकड़ा है कश्मीर। जी, शारग है। हाँ जी, ऐसे ही है। मतलब शारग हमारी कट जाती है तो हम तो कुछ भी नहीं है ऐसे। अब हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा कि मुस्तैद हैं, मजबूत हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उन पे भी ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। मैं ये कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं अपनी पार्टी की बात भी नहीं करता, मैं जिस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं उस पार्टी की बात भी नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि हमें बहसियत मजमूई, हमें सब लोगों को मिलकर अपनी अफवाज को, अपनी जो सिक्योरिटी के इदारे उनको मजबूत करना चाहिए, अपनी जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं उन पे अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट के बेनिफिट्स वाले हमारे काम है, नेशनल बेनिफिट वाले काम है, उन पे तवज्जो देनी चाहिए। हमें सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। यहाँ पे तो अगर देखा जाए हमारी जो पाक फौज है उसके खिलाफ एक 5th वार जनरेशन का आगाज हुआ जी बिल्कुल, दूरियां पैदा की जा रही हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये अफवाज मुहिब्बे वतन नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि इसका नुकसान पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान? मैं बताता हूँ कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया ग्रेटर पंजाब की बातें करता है, इंडिया पता नहीं क्या कुछ सोचता है हमारे बारे। इंडिया ने माजी में हमारी जंगों के दौरान ये फैसले किए कि हम नाश्ता लाहौर में जाके करेंगे। अब 6 सितंबर था, हमारी जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मुस्लिम लीग ने पूरे पाकिस्तान में 6 सितंबर को इतने जबरदस्त तरीके से मनाया है, लोग तो भूल रहे हैं। लोग हमारे इन दिन 5th जनरेशन वार की आप बात कर रहे हैं, तो 5th जनरेशन वार घुस रही है बेडरूम्स के अंदर, हमारे बिस्तरों के अंदर हम सोए हुए हैं, लेकिन मोबाइल हमारे पास मौजूद है। सर्दियों में ना आप रजाई लेके सोए हुए हैं, ओढ़ के रजाई सोए हुए हैं, तो 5th जनरेशन वार जो है उसका असर आप पर हो रहा है, आपके बच्चों पर हो रहा है। अब जितने भी चैनल्स थे, पहले होता था कि टीवी चैनल्स से लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठते थे और उनको अवेयरनेस आती थी, ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती थी। अब क्या है, अब हर शख्स के पास, कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, आपको पता है अब अनपढ़ पढ़ा लिखा भी यूट्यूब और व्हाट्सएप चला रहा है ऐसे ही। तो ये 5th जनरेशन वार जो है हर उस शख्स तक पहुंच रही है जिस शख्स के पास मोबाइल या थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है। तो उसकी जिम्मेदार हमारी वो कुव्वतें हैं,
जो दुश्मन कुव्वतें हैं हमारी, जो हमारे मुल्क को खोखला करना चाहती हैं, हमारी नजरियाती असास को ख़त्म करना चाहती हैं, हमारे सियासी स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं, वो तमाम लोग मिलजुल कर फिफ्थ जनरेशन वार को चला रहे हैं और हम बहसियत मजमूई उसका शिकार हो नहीं, रहे वो जवाब पेश करते हैं। अगर आप एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल जमात की बात कर लें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो सबको पता है उस बारे। जी। तो वो कहते हैं कि इदारे मुदाखलत करते हैं सियासत के अंदर, और चलें। इदारे इक़्तिदार चलें, जो वो कहते मान हैं कि लिया। अदम एतमाद लाते हैं, असम्बलियाँ मैनेज करते हैं, अदालतें मैनेज करते हैं, वो इस बेस पे पाक फौज के खिलाफ एक देखें, प्रोपेगेंडा। मैं ये बात मान लेता हूँ, अगर ये कहते हैं हम्म, तो ये भी तो हुकूमत में रहे, इनको भी तो वक्त मिला है, तो ये इस तरह की कानून साजी करते कि ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पर अपने अपने हुदूदो कयूद के अंदर रहते। उन्होंने अपने दौर में आर्मी चीफ को बाप का दर्जा भी दिया था। यही बात है ना, कि ये तो वो बात होगी कि अगर आप करें तो आप कर सकते हैं, हम करेंगे तो शिकायत करेंगे। ये तो बुरी बात है ना। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तो सबके लिए होने चाहिए। अब हुकूमत पाकिस्तान किसी के इख्तियार, किसी के कंट्रोल, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में है। चंद चीजें, हमारे एटमी असासे जो हैं, ये इन पे कोई नॉन निगोशिएबल है, मतलब इन पे कोई हम बात नहीं कर सकते किसी से। कश्मीर इशू है हमारा, इस पे हम बात नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसराइल को तस्लीम ना करने वाली बात, इस पे हम बात नहीं कर सकते। इससे मिलते जुलते सैकड़ों हमारे इश्यूज हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, लेकिन मजाल है उन पे बात उस पे बात करे। अब जो एक साहब हमारे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह है बिहाइंड द बार्स, तो उनके बारे पिछले दिनों अखबारात में और डिफरेंट चैनल्स पे ये बात सामने आई कि इसराइल की पसंदीदा शख्सियत है वो। अब अगर इसराइल की पसंदीदा शख्सियत वो बनते हैं तो फिर हम किसके, वो कहते हैं ना, किसके दामन पे अपना लहू तलाश करें। इसी तरह अगर जो कश्मीर काज को सपोर्ट करने वाली हमारी पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टीज हैं, उनको कितने साल की सजाएं दी गई, उनको घरों में बंद कर दिया गया, उनके रहनुमा जो है वो बेचारे वहीं पे इंतकाल कर गए, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो ये ओवरऑल जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ मिलकर, इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो इदारे हैं या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हमारी इस काज को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या समझते नहीं कि नौजवान बड़ी तादाद में उस बयानिया की तरफ जा रहे हैं, जो बयानिया उस मखसूस सियासी जमात की तरफ से पेश किया जा रहा है? क्या वजह है कि नौजवान बड़ी तादाद में उनकी तरफ मोटिवेट? मैं आपको एक बात देता हूँ, मिसाल देता हूँ। मेरा चूंकि प्रोफेशन वकालत है, तो हमारे पास कोई भी शख्स आता है तो हम बेचते तो कुछ भी नहीं, हमारे पास बेचने के लिए कुछ होता नहीं है। अच्छा। हमारे पास कोई मतलब फ्रीजर नहीं रखा हुआ, कोई ऐसी अलमारी नहीं बनाई हुई कि जिसमें हमारी प्रोडक्ट। वैसे कहते कि वकील दुनिया का अमीर तरीन आदमी होता है। हाँ, उसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी पैसे कमाता है। अच्छा। हकीकत यही है। तो हम जब हमारा क्लाइंट हमारे ऑफिस में आता है तो हम उसको अपनी मर्जी से चलाते हैं, मतलब दिस इज फैक्ट। मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर चाहूँ, मेरे पास 10 बंदे बैठे हों, जी जी, तो उनमें से 8 बंदे ये कह रहे हो कि यार कौवा जो है उसका रंग काला है, तो मैं इतनी मेहनत करूंगा उनके ऊपर कि उनमें से 10 बंदों में से 8 बंदों को मैं ये कहने पे मजबूर कर दूंगा कि यार कौवा वाइट कलर का होता है। अच्छा। मतलब ये आपके अंदर कैपेसिटी है, हर शख्स के अंदर कैपेसिटी है, आपके बयानिए में जोर होना चाहिए। अब जो हमारा इस मुल्क का, मैं तो कहूँगा कि अब स्ट्रक्चर ही तबाह हो रहा है। आप देखें कि आपका जो भांजा भतीजा है वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि बयानिए के साथ मजहबी टच भी दिया जाता है। जी बिल्कुल, जहाँ जरूरत होती है वहां पर लोग खुले लफ्जों में कहते हैं कि थोड़ा सा मजहबी टच भी दे दें। और खुदा ना खास्ता आप उठा के देख लें, आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख लें, तो खुदा ना खास्ता उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को कहाँ तक ले गए, और सरबराह वो खुद कह रहा है कि यार मुझे खुशखबरियाँ मिलती हैं, जैसे अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कि जिस तरह नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरियाँ मिलती थी, मुझे भी वो मिल रहा है। तो मतलब हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, लोग शख्सियत परस्ती के कायल हो चुके हैं। मेरी जमात का किसी से इख्तलाफ नहीं, हम ना नून लीग को मानते हैं, हम ना पीटीआई को मानते हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग एक वाहिद जमात है कि जिन तमाम लोगों की जानें आज भी मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए हाजिर है। तो लास्ट पे मेरा एक क्वेश्चन है कि कश्मीर काज के ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या कभी कश्मीर अपनी आज़ादी एक अलग मुल्क बन सके? जी बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह। मेरी जमात का बयानिया, मेरी ज़ात का बयानिया, हम आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पार्लियामेंट में ये बात लेके जाएंगे, हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनेंगे। मैंने भी, आपको पता है,
मैं हालिया इलेक्शन में कंटेस्ट किया नेशनल असम्बली NA 97 में। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा कि आपने वोट बहुत थोड़े लिए। तो हमने कहा कि हमारी जमात पहली दफ़ा बाकायदा इलेक्शन में उतरी है अच्छा। और हमने अपना हिस्सा वसूल किया है। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम कश्मीर काज पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हम एटॉमिक जो हमारे असासे हैं हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी निगहदाश्त करेंगे। हमारे जो बुनियादी असास हैं, हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, हमारे मुल्क की सालमियत जो है उस पर हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और यही हमारा बयानिया है। इस बयानिए को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा और उस वक्त लगने के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरी जमात बरसरे इक़्तिदार में आएगी और हम कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर जंग लड़ेंगे। हर वो महाज जो हमारा जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक जितना भी हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक हम कोई गलत बात नहीं कर रहे कि हम खुदा न खास्ता हम मुसल्ला जत्थों को लेके हम चले जाएंगे कश्मीर में, लेकिन हम ये कहेंगे कि पॉलिटिकली हम जितना भी अपनी फोर्स लगा सके हम कश्मीर की आज़ादी के लिए वो काम करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि जो एक इस आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बात करना चाहूँगा, हमारे लोगों को होश के नाखुन लेना चाहिए। जिस तरह हमारे मुसलमानों के दरमियान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे हमारा कोई वो नहीं है, इसी तरह हमारे जो बुनियादी असास हैं उन पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और कश्मीर का जो मैं कहूँगा कि बाकी जितनी मामलात उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो हमारा एटॉमिक जो हमारे जो चीज़ें हैं, जो हमारे असासे हैं और उसके बाद कश्मीर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और खुदा न खास्ता हमारे दरमियान में लोग मौजूद हैं जो इन पे ही कीचड़ उछालने की कोशिश करें। इन लोगों को होश के नाखुन लेना। जी बिल्कुल नाजरीन, आज की पॉडकास्ट की सीरीज़ के अंदर हमने बात की कि कश्मीर काज के जो मकासद थे क्या हमने हासिल कर लिए, और जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो इस इशू के ऊपर पॉलिटिक्स भी करती हैं और इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी करती हैं। तो आज की पॉडकास्ट की सीरीज़ के अंदर हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा भी थे कैसर हारून तूर साहब, और मोहम्मद वकार हुसैन को इस सीरीज़ के साथ दीजिए इजाज़त। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।